नमस्कार, जय हिंद साइंस के दीवानों। आज हम 10th क्लास के साइंस के चैप्टर 2 में एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। पिछले टॉपिक के अंतर्गत हमने एसिड बेस साल्ट क्या चीज है इसको जाना, साथ ही एसिड बेस की लेबोरेटरी टेस्ट को भी अच्छे से समझा। तो आज का टॉपिक क्या है? अम्ल और क्षार का रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अम्ल और क्षार का रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल और क्षार का धातुओं के साथ अभिक्रिया। एसिड और बेस को जब मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक तो लवण बनता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस। जब किसी अम्ल या क्षार का, समझ में आ रहा है, किसी धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक तो लवण बनता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। सबसे पहले हम कोई धातु लेते हैं और अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है, ये एक सॉल्ट हो गया, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस देता है। तो हमने एक मेटल लिया जिंक धातु, जिंक धातु की अभिक्रिया किससे की है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बना? जिंक क्लोराइड, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एक दूसरा मेटल ले लेते हैं हम, सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर दिए तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, साधारण नमक, और कौन सा गैस लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से देख रहे हैं धातुओं का जब अम्ल के साथ क्रिया कर रहे हैं तो एक तो क्या बन रहा है भैया? लवण बन रहा है, क्लियर है, और इसके साथ साथ क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया सबको? जब किसी अम्ल का धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो एक तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और दूसरा क्या चीज बनता है भैया? हाइड्रोजन गैस। इसके बाद हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ये तो हो गया अम्ल के साथ धातुओं का क्रिया। अब देखते हैं क्षार के साथ धातुओं का क्रिया। तो इसके लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार लेते हैं और इसकी क्रिया जिंक धातु से कर देते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से अम्ल और क्षार की जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो एक तो सॉल्ट बन रहा है और दूसरा हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों का क्रिया करते हैं तो एक तो सॉल्ट बनता है, दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल बनता है, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो तीन प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, एक लवण बनेगा, एक जल के अणु बनेंगे, और एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेगी। उदाहरण के रूप में हम सबसे शुरू करते हैं धातु कार्बोनेट। एक धातु कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये एक धोने का सोडा है। सोडियम कार्बोनेट किसका केमिकल फार्मूला है? धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का सूत्र है। इसका हम अभिक्रिया किससे कर देते हैं? अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धोने की सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा भैया? लवण, सोडियम क्लोराइड। जब भी क्लोरीन और सोडियम क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगी। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्रिया करके वाटर के मॉलिक्यूल बच गए। यहां पर क्या चीज? CO2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ जब क्रिया कर रहे हैं, किसके साथ क्रिया कर रहे हैं भैया? अम्ल के साथ क्रिया कर रहे हैं तो एक तो सॉल्ट बन रहा है, दूसरा चीज क्या बन रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल बन रहा है, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। साफ साफ सबको क्लियर कट समझ में आ गया? हम आगे बढ़ते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा का सूत्र के नाम से जानते हैं। किसका सूत्र है ये? बेकिंग सोडा। अब इसकी हम क्रिया किससे करते हैं? अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। तो यहां भी सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड, ठीक, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम, वाटर के मॉलिक्यूल, बच गया क्या चीज यहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हम धातु के जो कार्बोनेट है उसकी अम्लों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? एक तो सॉल्ट बन रहा है, दूसरा
वो H2O बन रहा है और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से हम क्षार का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्षार का अधात्विक ऑक्साइड, एक क्षार ले लेते हैं हम, सबसे बढ़िया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका सूत्र है? चूने की पानी की, बुझा हुआ चूना, चूने की पानी। चूने की पानी के साथ हम अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक जिसमें धातु ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है। कार्बन क्या है? अधातु है, और उनका ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड कहलाएगी। तो हमने एक क्षार लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, तब क्या बनता है? एक तो बनेगा आपका सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, समझ में आ रहा है? दूसरा चीज क्या बनेगी? वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम देख रहे हैं, जब क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, किसका अभिक्रिया कर रहे हैं? अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहां पर क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल। और पानी का रंग दूधिया हो गया, मिल्की हो गया। जब हम बुझे हुए चूने की पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट अवक्षेप, सफेद रंग का अवक्षेप बनने लगता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से अधात्विक कार्बोनेट से, अधात्विक ऑक्साइड से हम क्षार का अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर के मॉलिक्यूल बनता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया। जब किसी अम्ल या क्षार की आपस में क्रिया करते हैं, किसका क्रिया? अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया। तो अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया करते हैं तो दोनों रिएक्ट होकर के सॉल्ट बनता है और वाटर के मॉलिक्यूल। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। जब किसी अम्ल या क्षार की अभिक्रिया किससे करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं, तो लवण और पानी बनता है। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम एक क्षार ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अम्ल के साथ। तो ये सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, ठीक, और साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल। इस प्रकार से अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अम्लों का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। अम्लों का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो कोई अम्ल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक, और धातु ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम किससे कर देते हैं? एसिड से, अम्ल से, ठीक है। तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल। इस प्रकार से जब अम्लों का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, अम्ल और क्षार में क्या समानता है? ठीक है, अम्ल और क्षार में क्या समानता है? जब अम्ल और क्षार का जलीय विलयन बनाया जाता है तो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। वो जिन जिन आयनों से मिलकर के बना होता है उन आयनों से विभक्त हो जाता है। जैसे हम किसी अम्ल को पानी में घोलते हैं, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, इसको हम वाटर में घोलते हैं तो H+ आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। इसी प्रकार से हम कोई क्षार ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ली, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के में घोलते हैं तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। इस प्रकार से अम्ल और क्षार को हम जब जलीय विलयन बनाते हैं तो अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो ये समानता है कि अम्ल और क्षार किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अपने अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है।
इसी को हम कहते हैं जली विलयन में अम्ल और क्षार की पोजीशन। जब किसी अम्ल या क्षार का जली विलयन बनाया जाता है तो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे हम H2O ले लिए, पानी ले लिए और इसमें कौन सा अम्ल मिला दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिए। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्या होगा, आयनीकृत होगा, किसमें चेंज हो जाएगा, H+ आयन में और Cl नेगेटिव। चूंकि ये H+ आयन अकेले नहीं रह सकता, इसलिए ये जल के अणुओं के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब भी किसी अम्ल को जली विलयन बनाया जाता है तो H+ आयन त्यागता है। समझ में आ रहा है, कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है। कोई भी अम्ल है, हम उसका जली विलयन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाता है तो H+ आयन देता है। यही अम्लों की विशेषता होती। अम्ल का विशेषता क्या होता है, किसी भी अम्ल का हम अगर जली विलयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जली विलयन बनाते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है। इसी प्रकार से हम किसी क्षार का जली विलयन बनाते हैं, ये हमने क्षार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम जली विलयन बनाएंगे तो सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा। तो अम्ल क्या होंगे, जो अपने जली विलयन में H+ आयन देगा, और इस प्रकार से क्षार क्या होंगे, अपने जली विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देता है। जब भी किसी अम्ल का जली विलयन बनाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, किसी क्षार का हम जली विलयन बनाते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। ये है अम्ल और क्षार का एक्वस सॉल्यूशन। आगे हम बढ़ते हैं अम्ल और क्षार की प्रबलता। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, ये हाइड्रोजन आयन देने के ऊपर निर्भर करता है। जो अम्ल आसानी से अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे देगा वही क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल कौन होगा, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से H+ आयन देता है। मान लो जय हम किसी का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और आसानी से H+ आयन दे देता है, तो ऐसे अम्ल को हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो अम्लों की प्रबलता हाइड्रोजन आयन की त्यागने की प्रवृत्ति के ऊपर है। जितना सरलता से कोई हाइड्रोजन आयन त्यागेगा, समझ लो बात को, जितना सरलता से हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा कोई अम्ल, उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा। इसी प्रकार से अपने जली विलयन में जितना सरलता से हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करेगा वो क्या होगा, प्रबल क्षार होगी। समझ में आ रहा है। और इसी अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापने के लिए एक पैमाना तय किया गया है, एक स्केल बनाया गया है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर अम्लों और क्षार की प्रबलता की घोषणा किया जाता है। कौन कितना प्रबल अम्ल है, कौन कितना प्रबल क्षार है कि दुर्बल है, ये पीएच स्केल के माध्यम से समझा जा सकता है। तो आइए हम पीएच मान क्या चीज है उसको अब देखते हैं। किसको पढ़ेंगे, पीएच मान। पीएच जो है एक शब्द से मिलकर बना है जिसको हम कहते हैं पोंटेज। पोंटेज मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है। किसी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है, उसका पोंटेज कितना है, इसके आधार पर उसकी पीएच मान की वैल्यू किया जाता है। और पीएच मान की वैल्यू के आधार पर हम बताते हैं कि ये जो केमिकल है वो अम्ल है कि क्षार है कि सॉल्ट है। समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता के आधार पर एक स्केल तैयार किया गया है, उस स्केल को हम पीएच मान कहते हैं। समझ में आ रहा है। जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻⁻14 तक है। अगर 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻⁻7 तक है हाइड्रोजन आयन, तो एसिड के श्रेणी के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है। अगर 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻14 तक है तो वो किसके श्रेणी में आएगा, बेस, क्षार। और जिनका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 है वो न्यूट्रल कहलाएगी। मतलब जिसका पीएच मान 1 होगा और 1 से लेकर के 7 तक होगा वे अम्ल कहलाएंगे। 7 होगा वो उदासीन होगी
और 7 से अधिक पीएच मान होगा, समझ में आ रहा है, वह क्षार कहलाएगी। यही है पीएच स्केल। अगर पीएच मान 1 से लेकर के 7 के बीच है तो वह कहलाएगा अम्ल। अगर 7 है एग्जैक्ट तो वह उदासीन। अगर 7 से 14 तक पीएच मान आता है किसी भी केमिकल का तो वो क्षार के श्रेणी में आएगा। यही है पीएच स्केल। और ये पीएच स्केल किस पर आधारित है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 10 की घात -1 है तो उसका पीएच मान 1 आएगी। अगर 10 की घात -7 है किसी विलयन में तो पीएच मान 7 आएगा। 10 की घात -14 है तो उसका पीएच वैल्यू कितना आएगा? 14 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इधर बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ेगा और इधर बढ़ने पर अम्लीता। अगर 7 से 1 की ओर चलोगे तो अम्लीता बढ़ेगा, मतलब प्रबल अम्ल होगा, और इधर बढ़ोगे 7 से 14 की ओर तो प्रबल क्षार की ओर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जिसका पीएच वैल्यू 1 होगा वो सबसे प्रबल अम्ल होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 10 की घात 14 होगी वो प्रबल क्षार होगा। क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। और जिसका 10 की घात 7 ही आ रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो इसकी पीएच वैल्यू कितना निकलेगा? 7 निकलेगी। तो वह पदार्थ क्या होगा? उदासीन होगी। क्लियर कट समझ में आ गया। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर पीएच पैमाना तय किया जाता है। अगर पीएच मान 1 से लेकर के 7 के बीच में है तो उनको हम अम्ल कहते हैं। 7 है तो उदासीन, और 7 से अधिक पीएच मान आता है तो उसको हम कहते हैं क्षार के श्रेणी के अंतर्गत रखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो होता है 10 की घात 14 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आती है तो पीएच वैल्यू लगभग उसकी 14 आती है, तो प्रबल क्षार होता है। समझ में आ रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू 10 होती है। इसी प्रकार से हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसका पीएच मान अलग होता है, 1.2 होती है। नींबू का रस का पीएच मान अलग होता है। तो अम्लों की अलग अलग पीएच होगी। कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है, तो वो पीएच मान की वैल्यू के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। तो पीएच मान क्या चीज है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हम देखते हैं पीएच वैल्यू का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या क्या महत्व है? तो सबसे पहले है आपके बगीचे का पीएच, मिट्टी का पीएच क्या चीज है? समझ में आ रहा है? मिट्टी के पीएच जो है बहुत निर्भर करता है पेड़ पौधों के विकास के लिए। सामान्यतः जिन मिट्टी का पीएच मान 5 से लेकर के 8 के बीच होता है पौधों का विकास अच्छा होता है। पौधों का विकास के लिए 5 से लेकर के, समझ में आ रहा है, 8 के बीच होना चाहिए पीएच। ज्यादा अम्ली और ज्यादा क्षारीय मिट्टी पर किसी भी पेड़ पौधा का विकास नहीं होता। अगर 5 से कम पीएच मान है मिट्टी का तो अम्ली मृदा, और 8 से अधिक होने लग गया तो वो क्षारीय मृदा की ओर बढ़ता है, और दोनों ही कंडीशन में पौधों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता। तो अच्छे उत्पादन के लिए, पेड़ पौधों के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा क्षारीय और ज्यादा अम्ली मृदा की जरूरत नहीं है। कम क्षारीय और कम अम्ली मृदा में पेड़ पौधों का विकास अच्छे से होता है। ज्यादातर पेड़ पौधों का विकास 5 से लेकर के 8 पीएच मान के मिट्टी वाले पौधों में अच्छे से उगते हैं। तो ये है आपके पीएच, बगीचे में पीएच का क्या वैल्यू है। अब हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या वैल्यू है? हमारा पाचन तंत्र की जो कई प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले हमारा बक्कल कैविटी जो माउथ गुहा है उससे पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। हमारे माउथ गुहा में एक ग्लैंड्स पाया जाता है जिसका नाम है सलाइवा ग्लैंड्स। वो लार ग्रंथि है और लार का सिक्रीशन करता है। सबसे पहले भोजन में लार ग्रंथि मिलती है, वो न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया करता है और इमाइलेज का पाचन होती है। धीरे धीरे ये हमारा भोजन खिसक करके हमारे पेट की बेली में जाता है, समझ हमारे स्टमक के अंदर। और स्टमक में जो पाचन की प्रक्रिया होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। कौन सा माध्यम में? अम्लीय माध्यम। तो यहां पर पीएच मान 1.2 होती है, क्योंकि अमाशय की दीवार से एक खास प्रकार की अम्ल का सिक्रिट होता है जिसको कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक अम्ल। ठीक। और यहां पर अम्लीय माध्यम में कुछ प्रोटीन, खास करके दूध में आने वाले प्रोटीन का पाचन होता है। तो अमाशय के अंतर्गत अगर अम्लीय माध्यम नहीं होगा
तो पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होगा, कुछ प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। यहां पाचन की क्रिया पूर्ण नहीं होता, इसके बाद अधपक अध पाचित जो है, आधा पचा हुआ जो भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाती है। पाचन की अधिकांश जो क्रिया है वो छोटी आंत के अंदर का संपन्न होती है, और जहां पर बाइल जूस आता है लीवर से बाइल जूस आकर के गाल ब्लेडर में इकट्ठा होती है, और गाल ब्लेडर के माध्यम से बाइल जूस जो है सिक्रेट होकर के कहां चले जाता है, आपकी छोटी आंत में। तो अमाशय से जो अम्लीय माध्यम आया है उसको क्षारीय माध्यम में बदल देता है। तो यहां पर पैंक्रियास से बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होता है और क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। तो अलग अलग माध्यम में हम देख रहे हैं भोजन का पाचन क्रिया संपन्न होती है। अगर इसकी नेचर बदल जाए, पीएच मान बदल जाए, तो आपकी पाचन क्रिया में गड़बड़ हो सकता है। जैसे ज्यादा अम्लीय हो गया तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी होने की वजह से हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। एसिडिटी को बचने के लिए हम एंटा एसिड पदार्थों को, क्षारीय पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिससे एसिडिटी थोड़ा कम हो जाती है और पाचन क्रिया पूर्ण हो सके, न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होने पर एसिडिटी जो हो रही है पेट में वो दूर हो सके। तो पीएच मान का बड़ा ही रोल है आपके पाचन तंत्र में। निश्चित पीएच मान पर ही आपका पाचन क्रिया संपन्न होता है। जैसे स्टमक के अंदर अम्लीय माध्यम में पाचन होता है तो उसके लिए पीएच मान कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और आपके इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाचन की अधिकांश क्रिया संपन्न होता है भैया, तो उसके लिए हमारा क्षारीय माध्यम होना जरूरी है, तो वहां पर पीएच मान थोड़ा सा ज्यादा होना जरूरी है। पीएच परिवर्तन के कारण से दंत क्षय, हम खाने पीने की पदार्थ रोज खाते हैं जिससे हमारे दांतों में या आसपास मसूड़ों में फंस जाती है, और बैक्टीरिया वगैरह के मौजूदगी में सड़न उत्पन्न होकर के अम्ल अम्ल बन जाता है। हमारा जो दांत का ऊपरी हिस्सा इनेमल कहते हैं, वो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड जैसे क्रिस्टलीय पदार्थों से मिलकर के बना होता है। समझ में आ रहा है? जब तक 5.6 से कम पीएच नहीं होता तब तक दांतों का क्षरण संभव नहीं होता, मतलब 5.5 पीएच से कम हो तभी दांतों का क्षरण होता है। समझ में आ रहा है? ज्यादा अम्लीय माध्यम में हमारे दांत का इनेमल जो है खराब होने लगता है, उस पीलापन आ जाता है एसिडिक माध्यम में। इसके कारण से हम प्रतिदिन टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो क्षारीय टूथपेस्ट होता है, ताकि ज्यादा अम्लीय माध्यम यहां पर पैदा हो रहा है उसको न्यूट्रलाइजेशन किया जा सके और हमारे दांतों में जो क्षय उत्पन्न हो रहा है उसको रोका जा सके। तो पीएच का बड़ा रोल है। ज्यादा अम्लीय माध्यम में हमारे दांत सीधे सीधे खराब हो जाते हैं, पीलापन आ जाता है, हमारा इनेमल जो है पीले रंग में परिवर्तित होने लगता है, हमारा दांत में क्षरण होने लगता है। इससे बचने के लिए हमको क्षारीय टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना रहता है, और खाने के बाद हमको अच्छे से दांतों को सफाई कर देना चाहिए ताकि सड़न उसमें उत्पन्न न हो, किसी प्रकार का अम्ल वहां पर पैदा ना हो और बैक्टीरिया वगैरह वहां उत्पन्न ना हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कुछ जंतुएं हैं हमारे जीवन में जो हमको डंक मारते हैं, जैसे चींटी है। चींटी की बहुत सारी प्रजातियां जो है हमको जब डंक मारती है तो हमारे शरीर में एक केमिकल छोड़ देता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रहा है? कौन सा एसिड? फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम मेथनोइक एसिड कहते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में खुजली और जलन और सूजन उत्पन्न हो जाता है। इसको बचने के लिए तुरंत हम इसमें चूने का पेस्ट या कोई क्षारीय पदार्थ लगा देते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होने से वो राहत मिलती है। इसी प्रकार से नेटल जो है, बर है और मधुमक्खी है, वो भी डंक लगाती है तो हमको तेज जलन होने लगता है और सूजन उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो भी हमारे शरीर में कौन सा रसायन छोड़ देता है? मैथोनोइक एसिड, फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल, अम्ल हमारे शरीर में छोड़ जाता है। अब इसको हमको तेजी से अगर ट्रीटमेंट देना है तो तत्काल अगर हमको चूने वगैरह का पेस्ट मिल जाए, चूना एक क्षारीय पदार्थ होता है, इसके अलावा कोई दूसरा क्षारीय पदार्थ अगर हम उसके ऊपर क्या कर दे, तुरंत लगा दे, तो वो सूजन की क्रिया क्या हो जाएगी, आसानी से समाप्त हो जाएगा, जलन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अम्ल और क्षार क्रिया करके उदासीनीकरण की क्रिया संपन्न हो जाएगी, जिससे हमारा जलन, सूजन और खुजलीपन है वो दूर हो सकता है। तो कुछ चींटी है, बर्र है, नेटल है,
या हनी भी है, मधुमक्खी है, जब हमको डंक मारती है तो हमारे शरीर में रसायन छोड़ जाता है। वो रसायन क्या चीज है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को किस कारण से जलन और सूजन उत्पन्न होता है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्षार का लेप कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ पौधे हैं, वो भी हमारे शरीर में चुभने से हमारे शरीर में केमिकल चले जाता है, तो उसको हम अपोजिट पदार्थ मिला करके हम उसको दूर कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ खास प्रकार के अम्ल जो है हमारे आसपास खाने पीने का पदार्थ या जंतुओं के द्वारा होता है, जिसको हमको याद रखना है। चार्ट कौन सा से पदार्थ से हमको कौन सा अम्ल प्राप्त होता है या कौन सा जंतु है जो जिसके अंतर्गत ये पाया जाता है। तो सेब के अंदर होता है मैलिक एसिड। सिरका, विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है CH3CaOH। संतरा है, नींबू है और मौसमी है, जो संतरा प्रजाति है, सिट्रस प्रजाति है, तो उसके अंतर्गत सिट्रिक एसिड पाया जाता है। समझ में आ रहा है? इमली है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक एसिड होती है। ठीक। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक एसिड। खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड होता है। और चींटी का डंक, नेतल का डंक, मधुमक्खी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? मैथोनोइक अम्ल। मैथोनोइक अम्ल, इसका आईयूपीएसी नामकरण है। फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नामकरण, ये है फॉर्मिक एसिड का केमिकल फार्मूला। समझ में आ रहा है? तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आया होगा और पीएच मान अच्छे से समझ में आया होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी को आपको रिएक्शन सहित समझना है और एग्जाम में आपको रिएक्शन सहित लिखना है परिभाषा के साथ। याद रखना, पीएच मान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच वैल्यू क्या चीज है और हमारे दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनता है। समझ में आ रहा है? तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इसी के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ रहा है, और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर को डिटेल में पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड पार्ट में। ठीक, जय हिंद।